हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बाकी बचे दो टाइप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से। तो यहाँ पर आप फिगर को नोट डाउन कर सकते हो। हमारे पास कुछ तीन क्लास अवेलेबल है, राइट? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। अब यहाँ पर सिनारियो क्या हो रहा है? क्लास ए के अंदर मौजूद सभी डेटा सबसे पहले तो पास हो रहे हैं क्लास बी के अंदर। ठीक है, देन आफ्टर क्लास बी के अंदर मौजूद डेटा अगेन पास आउट हो रहे हैं क्लास सी के अंदर, यानी कि इनडायरेक्टली क्लास ए का और क्लास बी का दोनों का डेटा कहाँ पर आ गया? क्लास सी के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए इसको सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी फाइल बना रखी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम तीन क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास ए, क्लास बी एंड देन आफ्टर क्लास सी। ठीक है, तो मैंने तीन क्लास सबसे पहले क्रिएट कर लिए। अब क्लास ए का डेटा हमें भेजना है क्लास बी के अंदर। ठीक है, तो क्लास बी को हमें क्या बनाना होगा? चाइल्ड क्लास क्रिएट करना होगा क्लास ए का। तो हमें यहाँ पर इनहेरिट करना होगा क्लास ए में से, राइट? तो मैंने इस तरह से लिख दिया पब्लिक ए। ओके, देन आफ्टर क्लास सी को भी हमें चाइल्ड क्लास बनाना है, लेकिन इस बार क्लास बी का चाइल्ड क्लास बनाना है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? पब्लिक बी। ठीक है, तो अभी हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो चुका है। इसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? क्लास ए के अंदर आप जो भी डेटा बनाओगे वो क्लास बी के अंदर जाएगा। देन आफ्टर क्लास बी का और क्लास ए का दोनों का मिक्स होकर डेटा आगे पास आउट होगा क्लास सी के अंदर। तो सपोज यहाँ पर मैं पब्लिक सेक्शन के अंदर एक मेथड बनाऊंगा, void get a। ठीक है, इसके अंदर कुछ सी आउट करूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम क्लास ए। ठीक है, इस तरह से लास्ट में मैंने कर दिया एंडर। ओके, अब इसी तरह की एक मेथड में भी अवेलेबल हो सकती है क्लास बी के अंदर भी, जहाँ पर उसका नाम हो सकता है गेट बी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, चलिए अब इसी तरह की सेम मेथड माइट भी अनेबल हो सकती है क्लास सी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने नाम रख दिया गेट सी और यहाँ पर आप प्रिंट करवा रहे हो फ्रॉम क्लास सी। ठीक है, तो अब देखिए तीनों क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाई है, गेट ए, गेट बी और गेट सी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? क्लास ए के अंदर मौजूद मेथड जो है गेट ए, वो ऑलरेडी एक्सेसिबल हो रही है किसके अंदर? क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी एक्सेस कर सकते हो गेट ए को। ठीक है, यानी कि इतना कोडिंग अब यहाँ पर नीचे आ चुका है, लेकिन वो इनविजिबल रहेगा, आपको दिखाई देगा नहीं। ओके, चलिए देन आफ्टर अब क्या हो रहा है? क्लास सी के अंदर पास आउट हो रहा है क्लास बी का डेटा, यानी कि गेट बी जो है वो भी यहाँ पर पास आउट हो जाएगा। यानी कि क्लास सी के अंदर आप गेट बी बो की क्या कर सकोगे? कॉल कर सकते हो। उसी तरह से क्लास बी के अंदर एक और चीज़ थी ना, ऊपर से आया हुआ गेट ए, राइट? तो क्लास सी के अंदर आप गेट ए को भी क्या कर सकोगे? कॉल कर सकोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्लास सी के अंदर ऊपर मौजूद दोनों क्लास का डेटा आप एक्सेस कर सकोगे, क्लास ए का डेटा साथ ही साथ क्लास बी का भी डेटा। ओके, तो फिगर के अंदर देखते हैं सबसे नीचे वाला चाइल्ड क्लास हमारे पास कौन सा है? क्लास सी। तो इनहेरिटेंस के रूल के मुताबिक चाहे आपके पास कितने भी क्लास हो, हमें सिर्फ किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? ओनली बॉटम वाला चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मेन के अंदर चाइल्ड क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा O1। अब आप O1 की मदद से गेट ए, उसी तरह से गेट बी और उसी तरह से गेट सी, ठीक है, इन तीनों को क्या कर सकोगे? वन बाय वन कॉल कर सकोगे। ठीक है, चले इस तरह से मैंने तीनों को कॉल कर लिया, गेट ए, गेट बी और गेट सी। चलिए अब मैं फाइल को करूँगा सेव एंड यहाँ से करूँगा कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो अब आपको आउटपुट के अंदर तीनों की मेथड वन बाय वन देखने को मिलेगी। देखिए, फ्रॉम क्लास ए, फ्रॉम क्लास बी एंड फ्रॉम क्लास सी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऊपर मौजूद सभी क्लासेस का डेटा कंबाइन वन बाय वन सबसे नीचे मौजूद क्लास के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो या फिर इनहेरिट करवा सकते हो इस तरह से। ठीक है, हाँ, अगर आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते मेन के अंदर तो ओनली आप किस डेटा को एक्सेस कर सकते थे? क्लास ए का डेटा और करंट क्लास बी का डेटा। तो फिर आप क्लास सी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हमें ओनली एंड ओनली सबसे नीचे वाले मौजूद चाइल्ड क्लास की क्या बनाना होगा? उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आप ऊपर मौजूद दोनों क्लास का डेटा एक्सेस कर सकोगे।
ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल के अंदर मिनिमम एटलीस्ट 3 क्लास का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 क्लास तो चाहिए ही था। हाँ, अगेन आप उसको अंदर मल्टी लेवल और ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास सी के नीचे क्लास डी, फिर क्लास ई, इस तरह से कई सारे लेवल्स ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो उसको भी मल्टी लेवल ही बोला जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 3 क्लास तो चाहिए ही चाहिए मल्टी लेवल को अचीव करने के लिए। ओके, तो ये थी आपकी फिगर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। आपको फिगर पर से भी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। ये है हमारा क्लास ए और क्लास बी, एंड देन आफ्टर आपके पास है आपका क्लास सी। ठीक है, और लास्ट में हमारी मेन मेथड जिसके अंदर हम कंपलसरी चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को क्रिएट कर सकोगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस की तरफ आपको कुछ मिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हाइब्रिड का मीनिंग आपको समझना है। हाइब्रिड यानी कि जनरली अगर हाइब्रिड का मीनिंग समझे तो हाइब्रिड को बोला जाता है 2 या फिर मोर देन 2 स्ट्रक्चर से बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाली फिगर जो है ना, सिर्फ आप उसी को नोटिस कीजिए। क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, सिर्फ इन तीनों को ही आप नोटिस कीजिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाली फिगर कौन से इनहेरिटेंस को यूज कर रही है, कौन से इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्वियसली हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। तो ये जो ऊपर वाली फिगर है ए, बी और सी से बनी हुई, वो आपका रिप्रेजेंट कर रही है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके। अब आप ए को मिटा दो, बी, सी और डी, सिर्फ ये नीचे वाले पार्ट को इमेजिन करो, सिर्फ ये नीचे वाले पार्ट को देखो। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को आप हाइड कर दो, ओनली बी, सी और डी वाले पार्ट को देखो। तो ये नीचे वाली फिगर आपका कौन सा इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट कर रही है? वो रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। तो ओवर एंड ऑल हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर फिलहाल जो आपके पास फिगर है उसके अंदर 2 इनहेरिटेंस को मिक्स किया गया है। ऊपर वाला है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और नीचे वाला है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी 2 इनहेरिटेंस को आप मिक्स कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड की फिगर यही रहेगी लाइफ टाइम, आप कोई भी अपनी फिगर बना सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर कोई भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस मिक्स होने चाहिए। ओके, लेकिन यह फिगर एवरग्रीन आपको मिलेगी हाइब्रिड इनहेरिटेंस की, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी टाइप के इनहेरिटेंस इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो चलिए अब हम इंप्लीमेंट करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस को। तो इसके लिए हमें एटलीस्ट यहाँ पर जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, हमें 4 क्लासेस बनाने होंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी 3 क्लास तो बने हुए हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्लास बना दूंगा, क्लास डी। ओके, अब हमें ये चारों क्लास को क्या करना है, रिलेट करना है, राइट। तो देखिए फिगर के अंदर क्लास बी का पेरेंट क्लास है क्लास ए, क्लास सी का भी पेरेंट क्लास है क्लास ए। तो सबसे पहले तो हमें उन दोनों को रिलेट करना होगा। तो देखिए क्लास बी का पेरेंट क्लास है क्लास ए, ओके, यहाँ पर रेडी है स्ट्रक्चर। क्लास सी का भी पेरेंट क्लास के यहाँ होना चाहिए क्लास ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप गेट बी को क्लास सी के अंदर एक्सेस नहीं कर सकोगे, यहाँ पर मैं इसको मिटा दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्लास डी के अंदर क्लास बी का डेटा भी आएगा, क्लास सी का डेटा भी आएगा। यानी कि क्लास डी एक ऐसा चाइल्ड क्लास है जिसके 2 पेरेंट्स अवेलेबल है, क्लास बी और साथ ही साथ क्लास सी। ठीक है, तो हमें सिंटेक्स क्या लगानी होगी, मल्टीपल वाली। ठीक है, यहाँ पर क्लास डी के अंदर क्लास बी का डेटा भी आएगा, साथ ही साथ क्लास सी का डेटा भी आएगा। क्लियर। तो अब क्लास बी और सी दोनों के अंदर मौजूद डेटा आप यहाँ पर डी के अंदर एक्सेस कर सकोगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट लिख देता हूँ, आप कौन कौन सा डेटा यहाँ पर कैच करवा सकोगे, यूज कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास बी के अंदर मौजूद सभी डेटा। तो क्लास बी के अंदर क्या क्या डेटा मौजूद था, गेट ए और गेट बी। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप क्या कर सकोगे, एक्सेस कर सकोगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा गेट ए और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक्सेस कर सकोगे गेट बी। ओके, देन आफ्टर क्लास डी के अंदर आप क्लास सी के अंदर मौजूद भी सभी डेटा एक्सेस कर सकोगे। तो क्लास सी के अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है, गेट ए और गेट सी। ठीक है, तो आप यहाँ पर गेट सी को भी क्या करवा सकोगे, एक्सेस कर सकोगे। ओके, क्लियर। नाउ क्लास डी की अपनी भी कोई मेथड हो सकती है, राइट। तो मैं यहाँ पर उसकी भी एक मेथड क्रिएट कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल गेट डी।
ठीक है। तो गेट डी के अंदर सिंपल मैं सी आउट करूंगा फ्रॉम क्लास डी, ठीक है, लास्ट में एंड एल। ओके, चले नाउ रूल के मुताबिक सबसे नीचे वाला चाइल्ड क्लास जो होगा उसी का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्लास डी का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्लास डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, राइट। चलिए अब हमें वन बाय वन सोचना है कि क्लास डी के अंदर आप क्या क्या एक्सेस करवा सकोगे। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। क्लास डी के अंदर आप गेट ए भी कॉल करवा सकोगे, गेट बी, गेट सी और साथ ही साथ गेट डी को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो करंट क्लास डी है उसकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, गेट डी। तो सबसे पहले तो मैं वो कॉल करवाता हूँ O1 की मदद से गेट डी, ठीक है। देन आफ्टर O1 की मदद से दूसरी आप क्या क्रिएट करवा सकते हो, कॉल करवा सकते हो गेट सी और गेट बी, ठीक है। तो मैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर फिलहाल कॉल कर रहा हूँ, आप जो भी ऑर्डर के अंदर चाहो वो ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवा सकोगे। चलिए गेट सी एंड गोट बी, ठीक है, इस तरह से मैंने कॉल किया। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब हमें मिल गया आउटपुट सक्सेस, क्लास डी, क्लास सी और क्लास बी के अंदर मौजूद डेटा को हमने सक्सेसफुली कॉल कर लिया। ओके, चलिए नाउ अब हमें कॉल करना है गेट ए। यहाँ पर लिखा है गेट ए कॉल हो सकेगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर क्या कॉल करूँगा, O1 की मदद से गेट ए कॉल करूँगा इस तरह से। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। सेव करता हूँ फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिली। अब एरर नीचे आपको क्या कर रही है, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर गेट ए इज एम्बिगस। अब यहाँ पर आपको एक नया टाइप की एरर देखने को मिली, एम्बिगस एरर। एम्बिगस को प्रोग्रामेटिकली बोला जाता है डुप्लीकेशन एरर, ठीक है। एम्बिगस यानी कि डुप्लीकेट है। ये जो गेट ए नाम की मेथड है ना, वो किसी ना किसी तरह से क्लास डी के अंदर 2 बार आ रही है, ठीक है, डुप्लीकेट है। अब देखिए हो क्या रहा है, हम गेट ए नाम की मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं, राइट। तो गेट ए हमने कहाँ पर बनाई है, क्लास ए के अंदर बनाई, ठीक है। अब क्लास ए में से ये गेट ए नाम की मेथड 2 जगह पर पास हो रही है, क्लास बी के अंदर भी और क्लास सी के अंदर भी, ठीक है। तो अब देखिए फिगर को हम सबसे पहले अगेन रिफर करेंगे। यहाँ पर क्लास ए के अंदर आपकी मेथड थी गेट ए, वो सबसे पहले पास आउट हुई बी के अंदर और देन आफ्टर सी के अंदर। तो अब कंपाइलर को क्या पता चलेगा कि मेरे पास 2 मेथड है सेम नाम की। गेट ए नाम की मेथड यहाँ पर भी है बी के अंदर और यहाँ सी क्लास के अंदर भी है, ठीक है। तो बी क्लास के अंदर भी आपकी गेट ए मेथड है, सी क्लास के अंदर भी आपकी गेट ए मेथड है। लेकिन जब भी आप डी के अंदर उसको इनहेरिट करना चाहते हो तो 2 अलग अलग रिसोर्स से आपकी गेट ए नाम की मेथड यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है। जनरली हमने तो एक ही टाइम बनाई थी ना गेट ए नाम की मेथड, लेकिन वाया वाया होते होते क्लास डी के अंदर जब गेट ए को आप एक्सेस करना चाहते हो तो गेट ए यहाँ पर उसको 2 बार मिल रही है, एक क्लास बी में से भी मिल रही है, एक क्लास सी में से भी मिल रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कंपाइलर एरर दे रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर आप गेट ए एक्सेस तो कर सकोगे, लेकिन कौन सी वाली गेट ए, क्लास बी के अंदर मौजूद वो गेट ए एक्सेस करना चाहते हो या फिर क्लास सी के अंदर मौजूद वो गेट ए एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करना होगा, गेट ए को आप डायरेक्टली अब इस तरह से कॉल नहीं करवा सकते, ठीक है। अब आपको यहाँ पर किसी ना किसी तरह से क्लैरिफाई करना होगा कि मुझे गेट ए मेथड या तो बी क्लास में से चाहिए या तो सी क्लास में से चाहिए, ठीक है। तो वो आप किस तरह से करवा सकोगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। अब देखें यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, गेट ए को आप जब भी कॉल करोगे आपको यहाँ पर पाथ रिप्रेजेंट करना होगा कि मुझे क्लास बी में से गेट ए मेथड चाहिए इस तरह से, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो क्लास सी में से गेट मेथड चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पाथ रिप्रेजेंट करना होगा। क्यों ये करना पड़ रहा है, तो वो मैंने अभी अभी आपको रीज़न बताया, राइट। क्योंकि गेट ए जो है वो क्लास बी के अंदर भी है, क्लास सी के अंदर भी है, लेकिन जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो क्लास डी के अंदर तो 2 जगहों से गेट ए मिलती है, बी में से भी और सी में से भी, ठीक है, यहाँ पर। तो इसलिए आप जब भी कॉल करते हो तो अब आपको स्पेसिफाई करना ही होगा विथ यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर बी भी बोल सकते हो या फिर सी भी बोल सकते हो, जो भी आप चाहो, क्योंकि दोनों की गेट ए मेथड को कॉमन ही है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पर बी में से गेट ए मेथड को कॉल किया, फाइल को सेव किया, कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट सक्सेसफुल आ चुका है फ्रॉम क्लास ए, ओके। चले देन आफ्टर अगर आप यहाँ पर करते थे सी तो भी आपका वही सेम आउटपुट आता, देखिए कंपाइल एंड रन अगेन, तब आपको वही पुराना आउटपुट देखने को मिलेगा फ्रॉम क्लास ए, ठीक है।
तो इस तरह से आप एम्बिगस वाली एरर को सोल्व कर सकते हो। एम्बिगस वाली एरर जब भी आपको मिले तो ध्यान दीजिएगा, आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना ही होगा, ठीक है, एम्बिगिटी को सोल्व करने के लिए, ठीक है। एम्बिगिटी की एरर क्यों आती है वो भी हमने परफेक्टली समझ लिया। ओके, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, एम्बिगस एरर को किस तरह से सोल्व किया जाता है विथ यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, और ये था हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। चलिए अब सबसे ऊपर वन बाय वन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये है हमारा क्लास बी और क्लास ए, देन आफ्टर क्लास सी, ठीक है, और उसी तरह से हमारे पास लास्ट है अपना क्लास डी, और एट द लास्ट हमारे पास है हमारी मेन मेथड, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने सीखा हाइब्रिड इनहेरिटेंस और साथ ही साथ एम्बिगिटी की एरर को किस तरह से सोल्व किया जाता है वो भी हमने सीखा। अब एक आपको नोटिस करनी है कि एम्बिगिटी की एरर पांचों टाइप में से किस किस टाइप में आ सकती है। तो एम्बिगिटी की एरर ओनली एंड ओनली हाइब्रिड के अंदर आएगी और मल्टीपल के अंदर भी आ सकती है, ठीक है। अगर आप सिंपल मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो तो भी आपको वहाँ पर एम्बिगिटी की एरर देखने को मिल सकती है। देखिए किस तरह से, अगेन मैं नया प्रोग्राम बनाऊंगा इस वाली फिगर को इम्प्लीमेंट करके, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो चलिए इसी के अंदर मैं सब कुछ पहले मिटा देता हूँ। ओके, अब हमारे पास तीन क्लास अवेलेबल है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। लेकिन क्लास ए पेरेंट क्लास रहेगा, क्लास बी वो भी पेरेंट क्लास रहेगा, लेकिन क्लास सी जो है वो चाइल्ड क्लास रहेगा, दोनों क्लास का, क्लास ए का भी और साथ ही साथ क्लास बी का भी, क्योंकि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस करना था, राइट। ओके, तो देखिए हमने इस वाली फिगर को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, क्लास ए और क्लास बी दोनों के अंदर सेम नाम की एक मेथड क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल गेट, ठीक है। यहाँ पर नाम ए जो है वो मिटा देता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं कॉल करूँगा गेट। ओके, अब क्लास सी का मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल O1। अब O1 की मदद से आप उसके अंदर मौजूद मेथड तो कॉल कर ही सकोगे, राइट, गेट सी को। तो चलिए गेट सी को सबसे पहले कॉल करवा कर देखते हैं। सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो सक्सेसफुली आपको आउटपुट मिल चुका है फ्रॉम क्लास सी। लेकिन अब जब आप कॉल करना चाहोगे गेट को तब क्या होता है, देखिए O1.get, सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, सॉरी कंपाइल नहीं, डायरेक्टली कंपाइल एंड रन, तब आपको एरर देखने को मिलेगी गेट के अंदर। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर मेंबर गेट इज एम्बिगस, ठीक है। तो आपको अगेन वो वाली एरर मिले, क्यों? क्योंकि क्लास ए के अंदर भी आपने गेट नाम की मेथड बनाई थी, क्लास बी के अंदर भी आपने गेट नाम की मेथड बनाई थी, दोनों का नाम क्या था, सेम था, लेकिन दोनों के अंदर मौजूद जो मेथड है वो इनहेरिट होकर आ चुकी है क्लास सी के अंदर, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी गेट नाम की मेथड आ चुकी है, लेकिन दो अलग अलग क्लास में से, क्लास ए में से भी आई है, क्लास बी में से भी आई है, ठीक है। तो अब कंपाइलर कंफ्यूज होगा जब भी आप गेट को कॉल करोगे तब, कि एग्जैक्टली आप किस क्लास की कराना चाहते हो कॉल, क्लास ए वाली या फिर क्लास बी वाली। तो अब आपको यहाँ पर अगेन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करना होगा कि मुझे क्लास ए में मौजूद गेट मेथड चाहिए, ठीक है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो हमें आउटपुट मिल चुका है फ्रॉम क्लास ए, ठीक है। और इसी तरह से आप क्लास बी के अंदर मौजूद गेट मेथड भी कॉल करवा सकोगे। चलिए मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन, तब आपको मिलेगा फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर भी पॉसिबिलिटीज होगी एम्बिगिटी एरर को अकर होने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से विथ यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर उस एरर को सोल्व करना है। ओके, तो चलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एम्बिगिटी की एरर, ये इसका एग्जाम्पल था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर है क्लास ए, ये है क्लास बी, देन आपका नीचे हमारे पास है क्लास सी, ठीक है, एंड एट द लास्ट हमारे पास है हमारी मेन फंक्शन। ओके, तो ये थे आपके पांचों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। याद रखना है आपको सभी के फिगर्स, और फिगर पर से आपको उसका कोडिंग स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, एंड उसी तरह से वाइस वर्सा, आपके पास अगर कोडिंग स्ट्रक्चर है तो आपको उसके ऊपर से आपकी फिगर बनानी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पांचों टाइप्स इनहेरिटेंस के। चलिए अगेन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या था, एक ही पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास, ओके। उसी तरह मल्टीपल के अंदर
दो पेरेंट क्लास यानी कि मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर फिगर के अंदर हमें सिर्फ दो दिखाई देते हैं, लेकिन आप चाहो तो अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर सिनारियो क्या था, एक ही चाइल्ड क्लास, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट रिवर्स सिनारियो हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसके अंदर टॉप मोस्ट एक ही पेरेंट होगा और एक पेरेंट क्लास के अंदर मल्टीपल चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, ठीक है। और अगेन इस चाइल्ड क्लास के अंदर अगेन नेस्टेड चाइल्ड क्लास भी आप बना सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एग्जांपल दिया था एज अ होमवर्क के अंदर। ओके, देन आफ्टर आज हमने सीखा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर क्या था, एक पेरेंट क्लास था, उसका अवेलेबल था एक चाइल्ड क्लास, उस चाइल्ड का अगेन अवेलेबल था उसका अपना चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो इस तरह से लेवल बाय लेवल आप जितने चाहो उतने लेवल क्रिएट कर सकोगे। ऊपर मौजूद सभी क्लासेस का डेटा सबसे नीचे एकदम लास्ट के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा मिक्स होकर, ठीक है। तो ये सिनारियो था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर। और लास्ट में हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर क्या था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर कोई भी दो इनहेरिटेंस या फिर दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस को आप कंबाइन कर सकोगे। तो हमने यहाँ पर फिगर के थ्रू कंबाइन किया था दो टाइप को। सबसे ऊपर वाला टाइप था हायरार्किकल इनहेरिटेंस और नीचे वाला टाइप हमारे पास था मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिला हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ओके। एंड एट द लास्ट हमने देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर किस तरह से एम्बिगिटी एरर अकर हो सकती है और किस तरह से आप उसको सोल्व कर सकते हो विथ यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये थे आपके सभी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्लियर। चलिए, अब आपने थ्रू आउट द इनहेरिटेंस नोटिस किया होगा कि हमने सभी जगहों पर क्या लिखा था, पब्लिक लिखा था, राइट। यहाँ पर ये जो अंदर आप सेक्शन बनाते हो ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और ये जो आप बाहर लिखते हो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, उन दोनों का कंप्लीटली अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो वो मीनिंग अब हमें समझना है। देखिए, वो मीनिंग समझने के लिए मैं आपको एक नई फिगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इस फिगर को नोट डाउन कर लो। ये मैंने फिगर उठाई है sitesway.com से, ठीक है। यहाँ पर इसका रेफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास तीन तरह के स्पेसिफायर्स अवेलेबल है। एक होता है आपके पास प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है पब्लिक, ठीक है। तो क्लास के अंदर जब भी आप प्राइवेट सेक्शन बनाते हो, प्रोटेक्टेड सेक्शन बनाते हो, पब्लिक सेक्शन बनाते हो और उसके अंदर कुछ डेटा आप पुटअप करते हो, तो वो डेटा आप कहाँ कहाँ पर और किस तरह से एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। वो एक्सेसिबिलिटी की ये फिगर रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सभी कोडिंग में यहाँ पर फिलहाल रिमूव करूंगा, ठीक है। सिंपल मैं क्लास क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल क्लास डेटा एंड देन आफ्टर अगर आप यहाँ पर लिखते थे पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर सपोज आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया a और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 9 से, तो हम सभी को मालूम है, राइट, कि अगर आपने पब्लिक सेक्शन के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा आप कहीं पर भी पूरी फाइल के अंदर एक्सेस कर सकोगे। हाँ, क्लास की बॉडी के अंदर भी एक्सेस कर सकोगे, मैन के अंदर भी एक्सेस कर सकोगे और यहाँ पर बाहर कभी भी ग्लोबल एरिया के अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लास्ट रो। देखिए यहाँ पर आपने लिखा है पब्लिक स्पेसिफायर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए विथ इन सेम क्लास, यानी कि पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ डेटा विथ इन सेम क्लास की आप यूज कर सकोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यस, यानी कि हाँ आप यूज कर सकते हो। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर ए, राइट, किसके अंदर, पब्लिक के अंदर। तो मैं विथ इन सेम क्लास उसको यूज कहीं पर भी कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर अगर एक मेथड बनाऊंगा गेट करके, ठीक है, और गेट के अंदर अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट करवा सकते हो इस तरह से, सिंपल, राइट। तो ये आपका पब्लिक के अंदर ए आपने बनाया था और आपने क्लास की बॉडी के अंदर ही उसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, तो ये एक्सेसिबल है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, विथ इन सेम क्लास पब्लिक डेटा एक्सेस हो सकेगा। ओके, अब दूसरा क्लास, इन डिराइव्ड क्लास, यानी कि इन चाइल्ड क्लास, क्या पब्लिक के अंदर मौजूद डेटा एक्सेस हो सकेगा? ऑब्वियसली यस। हमने पूरे टाइप्स के अंदर, पूरे जो 5 टाइप्स हमने पढ़े, ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर, उसके अंदर हमने वही तो किया था। पेरेंट क्लास बनाते थे, उसके अंदर कोई डेटा रखते थे पब्लिक, तो हम ऑलरेडी डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर ही सकते थे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है यस, आप कर सकते हो। देखिए इसका भी मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। सपोज एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, न्यू डेटा, ठीक है। अब इसको मैं इनहेरिट करूंगा कहाँ पर से, पब्लिक डेटा क्लास में से, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो आपका पब्लिक डेटा है ना, क्लास ए, सॉरी वेरिएबल ए
और मेथड गेट, इन दोनों को आप बड़ी आसानी से यहाँ पर भी एक्सेस कर सकोगे, राइट। यहाँ पर आपकी गेट मेथड तो इनहेरिट हो ही रही है, साथ ही साथ आपका ए नाम का वेरिएबल भी क्या हो रहा है, ऊपर से इनहेरिट हो रहा है। तो दूसरे क्लास के अंदर मौजूद पब्लिक सेक्शन वाला डेटा किसी दूसरे चाइल्ड क्लास के अंदर भी बड़ी ही आसानी से आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। और वही तो हमने किया था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यस, हाँ आप पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद डेटा डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए लास्ट, आउटसाइड द क्लास। क्या पब्लिक सेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ डेटा आप ग्लोबल एरिया के अंदर रिप्रेजेंट कर सकोगे, एक्सेस कर सकोगे? यस, यहाँ पर लिखा हुआ है यस, यानी कि आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए उसका भी प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ। सपोज ये है आपका क्लास डेटा, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा दूंगा। अब यहाँ पर बाहर द क्लास यानी कि आउटसाइड द क्लास, क्या आप इस ए को एक्सेस कर सकोगे? यस, यहाँ पर मैं ऑब्वियसली एक्सेस कर सकूंगा। किस तरह से? सबसे पहले तो क्लास के अंदर एंट्री करने के लिए आपको डेटा का क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फॉर एग्जांपल O1, एंड देन आफ्टर आप सी आउट करवा सकते हो O1 की मदद से ए को, ठीक है। तो इस तरह से बाहर भी आप एक्सेस कर सकोगे, लेकिन हम सभी को मालूम है इस तरह से लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। इसको आपको किसके अंदर लिखना होगा, कोई फंक्शन के अंदर, कोई यूडीएफ बना दो, फॉर एग्जांपल फैच डेटा, ठीक है। इसके अंदर आप उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आप मेन के अंदर क्या करो, फैच डेटा को कॉल करो, ठीक है। तो अब आपने फैच डेटा को कॉल किया तो आपका ये आउटपुट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट की मदद से आपने उस पब्लिक सेक्शन के अंदर मौजूद डेटा को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो यह था आपका तीसरा एग्जाम्पल, यानी कि पब्लिक का डेटा आप पूरे प्रोग्राम में, पूरी फाइल में कहीं पर भी किसी भी तरह से यूज कर सकोगे। सेम क्लास में तो आप कर ही सकोगे, यस। डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर भी आप कर सकोगे, यस। आउटसाइड द क्लास यानी कि ग्लोबल एरिया के अंदर भी आप उसको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो यह था पब्लिक का मीनिंग। ओके, चलिए अब समझते हैं प्राइवेट का मीनिंग। प्राइवेट के अंदर जो भी आप डेटा को बनाओगे, जो भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करोगे, क्या वो विथ इन सेम क्लास यानी कि उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकेगा? यस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए ये भी मैं ग्लोबल वाला मिटा देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर हमने बनाया था पब्लिक, राइट। अब सपोज यहाँ पर मैं दूसरा सेक्शन बनाऊंगा प्राइवेट। सपोज इंटीजर p इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब मैंने दो सेक्शन बनाए, प्राइवेट और पब्लिक। चलिए फिलहाल हम पब्लिक को नहीं समझ रहे तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब क्लास के अंदर आपने बनाया है प्राइवेट सेक्शन और आपने यूज किया p, तो क्या आप इसी क्लास के अंदर किसी ना किसी तरह से p को एक्सेस कर सकोगे? यस, ऑब्वियसली कर सकोगे, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो, कोई मेथड बनाते हो, तो वो कंप्लीटली एक्सेसिबल होगी, लेकिन इस क्लास की बॉडी के अंदर, आउटसाइड नहीं। यहाँ पर आप ग्लोबली नहीं एक्सेस कर सकोगे, मैन के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई फंक्शन बनाते हो, कोई मेथड बनाते हो, तो उसके अंदर आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकोगे। तो यही तीनों चीज़ यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करने के देखने को मिलेगी। देखिए, प्राइवेट जब भी आप बनाओगे तब आप विथ इन सेम क्लास एक्सेस कर सकोगे। इनडिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकोगे, साथ ही साथ ग्लोबल एरिया के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकोगे। प्राइवेट यानी कि आपने अपने डेटा को लॉक कर दिया इस करंट क्लास की बॉडी के अंदर। अब ये डेटा आउटसाइड द क्लास कहीं पर भी किसी भी तरह से एक्सेसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। ओके, विथ इन सेम क्लास आप किसी ना किसी तरह से इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकोगे, लेकिन बाहर ग्लोबल एरिया के अंदर और मेन के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकोगे। देखिए, सपोज मेन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा O1, और अगर आप सी आउट कराना चाहते हो O1 की मदद से p को, ठीक है, तो आप एक्सेस नहीं कर सकोगे। देखिए कंपाइल एंड रन, तो देखिए आपको एरर देखने को मिली, राइट। यहाँ पर नीचे आ रहा है डेटा के अंदर मौजूद p वेरिएबल जो है वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। तो जब भी कोई वेरिएबल आप प्राइवेट करते हो तब आप मेन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पर ग्लोबल एरिया के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकते। ओनली एंड ओनली क्लास के अंदर ही, कोई मेथड के अंदर आप एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। तो ये मीनिंग था आपका प्राइवेट का, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट मीनिंग है, समझते हैं प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड के अंदर लिखा हुआ डेटा विथ इन सेम क्लास तो आप एक्सेस कर ही सकोगे, साथ ही साथ चाइल्ड क्लास के अंदर भी आप एक्सेस कर सकोगे, लेकिन आउटसाइड द क्लास यानी कि क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकोगे। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, ठीक है। पब्लिक वाला डेटा आप थ्रू आउट द फाइल कहीं पर भी एक्सेस कर सकोगे, लेकिन प्रोटेक्टेड का डेटा ओनली करंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होगा, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। देखिए समझते हैं किस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पर बनाया है प्रोटेक्टेड, ठीक है।
प्रोटेक्टेड के अंदर मैंने कुछ डेटा स्पेसिफाई किया, तो आप आउटसाइड द क्लास क्या इस तरह से कॉल कर सकोगे। देखिए देखते हैं, डेटा O1, अब मैं सी आउट कराऊंगा O1 की मदद से पी को, चले सेव किया, कंपाइल एंड रन, तो अब देखिए क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, डेटा पी इज प्रोटेक्टेड, यानी कि आप प्रोटेक्टेड वाला डेटा डायरेक्टली क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इसका कोई चाइल्ड क्लास बनाते हो, फॉर एग्जांपल ND यानी कि न्यू डेटा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है, तो यहाँ पर आपका P एक्सेसिबल हो सकेगा। ठीक है, ये जो इंटीजर P है, भले ही आपने प्रोटेक्टेड लिखा है, प्रोटेक्टेड यानी कि करंट क्लास के अंदर एक्सेस होगा और चाइल्ड क्लास के अंदर। यहाँ पर आपको सबसे पहले ND को चाइल्ड क्लास बनाना होगा, किस क्लास का, डेटा क्लास का। ठीक है, तब आपका P वेरिएबल यहाँ पर क्लास ND के अंदर भी एक्सेसिबल हो सकेगा, लेकिन कभी भी ग्लोबल एरिया के अंदर या फिर मेन के अंदर आप डायरेक्टली इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था मीनिंग आपका प्रोटेक्टेड का। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ये वाला चार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम हमें समझने के लिए और रिमेंबर रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए ये था आपका तीनों प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक स्पेसिफायर्स का मीनिंग। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा कि हमने यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लिखा, तो डेटा किस तरह से मॉडिफाई कर सकोगे या फिर किस तरह से एक्सेसिबल हो सकेगा थ्रू आउट द फाइल और किस किस लोकेशन पर, राइट। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आप कोई चाइल्ड क्लास बनाते हो, फॉर एग्जांपल न्यू डेटा, जो कि इनहेरिट होकर आ रहा है कहाँ से, डेटा क्लास में से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर आप यहाँ पर पब्लिक की बजाय पर प्राइवेट लिखोगे या फिर प्रोटेक्टेड लिखोगे, तो फिर किस तरह का आपको बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किस एसिफायर का यूज करना है वो हम देखेंगे किस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक नई और फिगर रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो। ओके, अब देखें, इसको हमें सबसे पहले तो समझना है और इम्प्लीमेंट करके देखना है वन बाय वन। यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा बेस क्लास मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर जो आपने सेक्शन बनाए थे ना, ये वो वाले सेक्शन है। ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट। अब यहाँ पर अगेन आपको दिखेंगे पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। यहाँ पर ऊपर नोट डाउन किया हुआ है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, आप किस तरह का टाइप ऑफ इनहेरिटेंस करना चाहते हो वो। तो चलिए अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे पब्लिक पर। ठीक है, चलिए तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर तीनों टाइप के सेक्शन बना दूंगा, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक का भी, उसी तरह से प्रोटेक्टेड। ठीक है, और सबसे ऊपर हम रखेंगे प्राइवेट। ओके, अब क्या होगा, सपोज प्राइवेट के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, उसी तरह से पब्लिक के अंदर भी एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और उसी तरह से प्रोटेक्टेड के अंदर भी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। ओके, अब देखिए हमने एक ही क्लास के अंदर तीनों सेक्शन यूज कर लिए, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। लेकिन जब आप चाइल्ड क्लास के अंदर यहाँ पर पब्लिक लिखते थे, तो ये तीनों सेक्शन क्या इनहेरिट हो जाते थे यहाँ पर, क्या ये P, U और R तीनों वेरिएबल्स क्या आप यहाँ पर इनहेरिटेंस कर सकते थे, वो हमें समझना है। देखिए जो भी आपने पब्लिक सेक्शन के अंदर डेटा लिखा हुआ था ना, ठीक है, वो जाएगा पब्लिक के अंदर। ये पब्लिक क्या है, यहाँ पर मेरी कर्सर है, वहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। ये जो पब्लिक है ना, वो क्या है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। यानी कि आप इनहेरिटेंस करते वक्त जब आप यहाँ पर पब्लिक लिखते हो, तो ऊपर मौजूद तीनों सेशन का डेटा यहाँ पर किस तरह से एक्सेस हो सकेगा वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिक लिखा है, तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका पब्लिक सेक्शन होगा, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्शन के अंदर कौन सा डेटा आएगा, ऊपर वाला पब्लिक डेटा कौन सा है, U। ठीक है, तो आपका U डेटा यहाँ पर एक्सेसिबल हो सकेगा। ओके, देन आफ्टर आपका प्रोटेक्टेड वाला डेटा है, ठीक है, वो जाएगा प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर। आपका प्रोटेक्टेड वाला डेटा होगा पेरेंट क्लास का, वो जाएगा चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर। यानी कि आपका प्रोटेक्टेड वाला डेटा यहाँ पर जाएगा प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर। तो प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर ऊपर से प्रोटेक्टेड वाला कौन सा डेटा है, R, तो यहाँ पर आप एक्सेस कर सकोगे R को। ठीक है, एंड देन आफ्टर लास्ट वाला है प्राइवेट, यानी कि पेरेंट क्लास का जो प्राइवेट वाला सेक्शन के अंदर मौजूद डेटा है वो नॉट एक्सेसिबल है, यानी कि हिडन है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने देख लिया
कि जब भी आप प्राइवेट बनाते हो राइट, तो वो विथ इन सेम क्लास ही एक्सेस हो सकेगा, इन डिराइव्ड क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर कभी भी एक्सेस नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है नॉट एक्सेसिबल। भले ही आपने इनहेरिट करते वक्त लिखा था पब्लिक, ठीक है, यहाँ पर भले ही आपने पब्लिक लिखा है, लेकिन जब भी आप यहाँ पर पब्लिक लिखोगे तो पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये दो डेटा ही नीचे इनहेरिट हो सकेंगे, ठीक है। प्राइवेट वाला डेटा नीचे यहाँ पर किसी भी तरह से इनहेरिट नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जो आपने यू और आर क्रिएट किए थे वही आप एनडी के अंदर एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। पब्लिक वाला डेटा पब्लिक के अंदर जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला डेटा प्रोटेक्टेड के अंदर जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट, अगर आप प्रोटेक्टेड लिखते हो तो क्या फर्क होगा। चलिए अब मैंने यहां पर लिख दिया प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब तक हम यहाँ पर क्या लिखते थे, पब्लिक ही लिखते थे, लेकिन अब मैंने चाइल्ड क्लास बनाते वक्त यहाँ पर क्या स्पेसिफाई कर दिया, प्रोटेक्टेड। तो क्या बिहेवियर होगा वो हमें समझना है। देखिए तो सबसे पहले तो पब्लिक वाला जो डेटा था पेरेंट क्लास का, वो चाइल्ड क्लास के अंदर चला जाएगा प्रोटेक्टेड के अंदर। समझिएगा, पब्लिक के अंदर जो भी डेटा रखा हुआ होगा आपने पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है, वो अब चाइल्ड क्लास के अंदर चला जाएगा प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर। यानी कि पब्लिक क्लास के अंदर, सॉरी पेरेंट क्लास के अंदर आपने पब्लिक सेक्शन के अंदर कौन सा डेटा रखा था, यू, तो अब चाइल्ड क्लास के अंदर वो चला जाएगा प्रोटेक्टेड के अंदर। यहाँ पर आ गया यू। जब आप यहाँ पर पब्लिक लिखते थे तो यू पब्लिक सेक्शन के अंदर ही रहता था, ठीक है, लेकिन जब आपने प्रोटेक्टेड लिखा तो ऊपर वाला पब्लिक डेटा अब नीचे आकर बन गया प्रोटेक्टेड। ओके, चलिए अब प्रोटेक्टेड वाला डेटा वो तो प्रोटेक्टेड के अंदर ही रहेगा, यानी कि ऊपर पेरेंट क्लास के अंदर जो आपने प्रोटेक्टेड के अंदर लिखा था आर, वो तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर ही आएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट आप देख सकते हो नॉट एक्सेसिबल, वो कहीं पर भी क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, वो अपने क्लास के अंदर ही रहेगा। मतलब कि अगेन पी जो वेरिएबल थे वो कोई भी किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पब्लिक सेक्शन अभी है ही नहीं। ओके, तो जब भी आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखते हो तो ऊपर वाला सभी डेटा यानी कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड का डेटा यहाँ पर नीचे बन जाता है प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर। गॉट इट? चलिए ये मीनिंग था आपका प्रोटेक्टेड लिखने का। ओके, अब लास्ट, अगर आप प्राइवेट लिखते हो तो क्या होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्राइवेट किया, ठीक है, तो देखिए फिगर के अंदर जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डेटा था ना पेरेंट क्लास का, वो आपका प्राइवेट बन गया, यानी कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर चला गया। बल्कि जो प्राइवेट डेटा था वो तो नॉट एक्सेसिबल ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्राइवेट सेक्शन, और ऊपर पब्लिक के अंदर जो मौजूद था यू, प्रोटेक्टेड के अंदर जो मौजूद था आर, वो आ गया प्राइवेट के अंदर। क्लियर? तो जब भी आप इनहेरिटेंस करते वक्त यहाँ पर लिखते हो प्राइवेट, तो ऊपर वाला पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों डेटा करंट क्लास के लिए बन जाएगा प्राइवेट। यानी कि अब एक बार आपने ऊपर से यहाँ पर नीचे एक्सेस कर लिया, अब अगेन अगर आपका एनडी क्लास का कोई अगेन मल्टी लेवल वाला चाइल्ड क्लास बनाओगे तो वहाँ पर यू और आर एक्सेसिबल नहीं हो सकेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिटेशन आ गई। अगेन मैं रिपीट करूँगा, जब भी आप चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट मेंशन करते हो तो ऊपर मौजूद पब्लिक और प्रोटेक्टेड सेक्शन वाला डेटा यानी कि यू और आर वेरिएबल दोनों इस चाइल्ड क्लास के लिए क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। यानी कि अब आप इस यू और आर को इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकोगे, बाहर एक्सेस नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये मीनिंग था यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीनों में से कोई भी आप यूज़ करो उसको लिखने का, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट आवर सिलेबस हमें यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली कंपलसरी क्या लिखना है, पब्लिक ही लिखना है, ठीक है। अगर आगे जाकर आप C++ को मास्टर करते हो, ठीक है, नई नई चीज़ें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर सीखोगे, तब जाकर आपको यहाँ पर लॉकिंग मैकेनिज्म के लिए लिखना होगा प्राइवेट और कुछ सिनेरियो के अंदर प्रोटेक्टेड। फिलहाल हमारे सिनेरियो के अंदर, हमारे सिलेबस के दौरान हमें यहाँ पर कंपलसरी हर बार क्या लिखना होगा, पब्लिक ही लिखना होगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। गॉट इट? तो ये थी आपकी फिगर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करती थी। ओके, तो चलिए अब वो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। ओके।